नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी। बॉलीवुड के तमाम ताकतवर प्रोड्यूसर्स, फिल्म के काम करने वाले एक्टर्स, इन सब ने मिल करके 2 चैनल्स और 4 एंकर्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यानी 34 फिल्म प्रोड्यूसर्स की कंपनीज हैं, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, नामी गिरामी खानदान है और हुज हु जिनका भी आप नाम सोच सकते हैं, वो चाहे आमिर खान हो, करण जौहर हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, ऐसे 34 लोगों ने और 4 संगठनों ने, जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स के संगठन है, राइटर्स के संगठन है, इन्होंने एक याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में 2 चैनल्स के खिलाफ। इस याचिका में यह कहा गया है कि इन चैनल्स ने बॉलीवुड की इमेज खराब करने की कोशिश की है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसमें घोर आपत्ति है और इस पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 2-3 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को लेकर के पूरी मीडिया में बहुत जबरदस्त कवरेज हुई है। लेकिन जिन 2 चैनल्स की बात हो रही है उसमें रिपब्लिक और टाइम्स नाउ, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है, उन्होंने इसकी बहुत एक्सटेंसिव कवरेज की, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कवरेज की और उसमें कई बार ऐसा लगा कि शायद क्या एक ही खबर दिन भर के अंदर, तो ये बात सामने आई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड इन 2 चैनल्स के खिलाफ है या पूरी मीडिया के खिलाफ है या कवरेज के खिलाफ है। आज तक वो क्यों नहीं बोला और आज अचानक से उसे 2 चैनल्स के खिलाफ ये मुकदमा क्यों दायर करना पड़ा। कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मीडिया ने भी अपनी हदें पार की हो, या कई बार ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एकजुट होकर टारगेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि परसेप्शन का खेल, कवरेज का खेल और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाला वो मीडिया अब उस चैनल्स को, उन एंकर्स को टारगेट कर रहा है जिन्होंने अपना काम किया। हो सकता है कुछ जगहों पे उनके शब्दों से दिक्कत हुई हो, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया की भी अपनी एक हद है, अपनी एक मर्यादा है, उसको हो सकता पार किया हो। लेकिन पलट के सवाल यह भी जाता है कि क्या बॉलीवुड दूध का धुला हुआ है? क्या उसने अपनी मर्यादाएं नहीं रखी? सुशांत सिंह राजपूत केस में, ड्रग्स के मामले में बहुत सारे नाम आए और बहुत सारे सवाल उठाए गए, तब कोई बोलने नहीं आया। अब उन 2 चैनल्स के खिलाफ आप इसलिए गए हैं क्योंकि एक केस बना है मुंबई पुलिस में टीआरपी को लेकर के। ये एक और केस है जिसके बाद आपको मौका मिला तो आप कोर्ट तक गए। तो ये कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आज हमने सोचा बात की जाए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मीडिया अपने बारे में बात नहीं करता है। हम आज इसी पे बात करेंगे कि किसकी क्या हद होनी चाहिए, किसकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या कोई अपनी मर्यादा को लांघ रहा है, या कोई एक नया नैरेटिव्स बन रहा है, या कोई टारगेट हो रहा है। ये से बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे और एक मन में सवाल ये भी आता होगा कि वो सिर्फ वो 2 चैनल क्यों? क्योंकि कवरेज तो सभी लोगों ने की थी और बहुत एक्सटेंसिव की। जो अपने आप को नंबर 1 चैनल बोलता है उसने उनको फॉलो किया और उससे ज्यादा बड़ी टीम लगा के उसका कवरेज किया। तो कहीं ना कहीं इसमें विंडिक्टिवनेस, विलीफुलनेस सामने दिखाई देती है। आज इसी पे हम बातचीत करेंगे और जिन लोगों को हमने बुलाया बातचीत करने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिल शर्मा है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, कई बड़ी नामी गिरामी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बना चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, फिल्म का एंगल समझेंगे। साथ ही हमारे साथ आशुतोष जी हैं, जो एक टीवी चैनल के संपादक रह चुके हैं, लंबा दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का, तो मीडिया के पर्सपेक्टिव से इनसे बात होगी। शहजाद पूनावाला है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक दृष्टि से दोनों पक्षों को देखते हैं, कहाँ क्या किस तरीके की बातचीत हो रही है, तो उनको रखा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रह चुके हैं, प्रिंट के जर्नलिस्ट रह चुके हैं और आजकल डिजिटल के जर्नलिस्ट हैं, तो ये एंगल से भी बातचीत होगी। और इसके साथ ही एक और आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, जो वकील हैं, बड़े लॉयर हैं, और उनसे समझेंगे कि इस तरीके के केस की लोकस स्टैंडाई क्या है, कितनी देर तक ये कोर्ट में केस ठहर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये पैनल, जिससे हमने आपका परिचय कराया, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशुतोष जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूं मैं। जो पूरे सामने तस्वीर रखी गई, मैंने अभी जो बताया इसमें कि 2 चैनल्स, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के खिलाफ पूरे बॉलीवुड ने एकजुट होकर केस दर्ज कराया है।
क्या आपको लगता है कि मीडिया अपनी हद से बाहर गए थे? ये दो चैनल्स ने जो कवरेज की वो अपनी हद से बाहर हो गई थी, इसलिए जाना पड़ा, बाकी चैनलों ने ऐसा नहीं किया था, या फिर बॉलीवुड ने टारगेट किया है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि दोनों टीवी चैनल्स पर मेरे बहुत अच्छे, बहुत करीबी दोस्त लोग वहां पर संपादक के पद पर भी हैं और एंकरिंग भी करते हैं। इसलिए मेरी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना तो मैं कभी किसी एंकर के बारे में करता हूं और ना ही उनके चैनल के बारे में करता हूं। हाँ, रिपब्लिक के बारे में जरूर मैंने एक बार कुछ टिप्पणी की है। मेरा अपना यह मानना है कि यह सवाल दो टीवी चैनल्स को निशाना बनाने का नहीं है। यह सवाल इस बात का है कि आखिर में मीडिया की स्थिति पिछले दिनों इतनी खराब क्यों हुई, और क्या खराब हुई तो उसके पीछे हमारे टीवी चैनल्स जिम्मेदार हैं, उनकी संपादकीय टीम जिम्मेदार है, या उसके कुछ और अन्य कारण है। जहां तक आप पिछले 2.5-3 महीनों की कवरेज को अगर आप देखिए, तो इन 2.5-3 महीनों के अंदर जिस तरीके से कवरेज हुई है, उसमें मुझे लगता है कि मीडिया ने अपनी तमाम सीमाओं को लांघा है, अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, और बाद में इस बात की पूरी पुष्टि भी होती है जांच एजेंसियों के द्वारा, उन जांच एजेंसियों पर जिन पर खुद कभी संदेह के बड़े बड़े भारी घेरे लगे हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत इस बात से होती है कि उन्होंने मर्डर के आरोप लगते हैं उस परिवार के ऊपर, साथ ही साथ उनके ऊपर आरोप लगते हैं उन्होंने 15 करोड़ का एम्बेजलमेंट किया है, और इसके आधार पर पूरी बातचीत शुरू होती है। दोनों बात आज की तारीख में लगभग झूठी साबित हो रही है। फिर ड्रग का मामला आता है, और ड्रग के मामले में आप अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप करेंगे और एक कोई वीडियो आ जाएगा जिसकी सत्यता की किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, ना उसकी सत्यता को किसी ने साबित किया कि वहां पे ड्रग लेने वाले लोग बैठे हुए थे या कोई ड्रग पार्टी हो रही थी, और फिर अगर आप नाम ले लेकर अगर आप लोगों को करने का काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस भी शख्स का नाम लिया जाएगा वो अदालत में जाएगा और अपने लिए रक्षात्मक कवच मांगने की कोशिश करेगा। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से आप मीडिया को अधिकार है कि अगर किसी के खिलाफ एक्यूजेशन है तो उसकी अपनी भाषा क्या होती है, उसमें किस तरीके से मुद्दों को सामने रखने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड कोई बहुत दूध का धुला हुआ, बिल्कुल बॉलीवुड दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन जो दूध के धुले हुए नहीं है, अगर उनके खिलाफ सबूत मिलता है तब हमें जरूर उनके ऊपर स्टोरीज करनी चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि वो दूध के धुले हुए नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हमें उन्हें कटघरे में खड़े होने का अधिकार हमारा संविधान भी नहीं देता है और हमारा लोकतंत्र भी नहीं देता। मुझे लगता है कि पिछले दिनों वो तमाम सीमाओं को लांघा गया है और पत्रकारिता के तमाम मानदंडों को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। इसीलिए आज आशुतोष, आप भी संपादक रह चुके हैं और ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं जी, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। अभी हाल की 2-3 घटनाओं को देखिए, जो भी, चाहे वो हाथरस की घटना हो या उससे थोड़ा और पीछे चले जाए निर्भया की घटना हो, इसमें क्या किसी ने उस इंतजार किया था फाइनल रिपोर्ट आने का, कोर्ट के फैसले का, तब माना था कि नहीं ये जो अपराधी हैं इनको फांसी दे दी जाए? मीडिया ने डे वन से चिल्ला के कहना शुरू कर दिया था। ये कवरेज का तरीका होता है जिसको किया गया। अगर इस केस में मैं पूरी सवाल सुन लीजिए, अगर बॉलीवुड के इस केस में जहां पे ड्रग्स पे बहुत सारे नाम आए और बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए, ये मीडिया का एक तरीका था, क्योंकि जो याचिका डाली गई है उसमें जो शब्दों पे आपत्ति की गई है, डर्ट, फिल्थ, ड्रगीज, स्कम, इनका इस्तेमाल न किया जाए, अरब सागर का पूरा सेंट डाल दिया जाएगा तब भी गंद नहीं निकलेगी, क्या इस पे आपत्ति थी? पॉइंट यह है कि कवरेज के स्टाइल में आपको आपत्ति है, या आपको यह आपत्ति है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, या मेरी इस पूरी बिरादरी को आप क्वेश्चन ना करें? देखिए, पत्रकारिता के अपना एक ग्रामर होता है और उस ग्रामर के तहत ही आप किसी को अपराधी घोषित करते हैं, अपराधी नहीं घोषित करते हैं। ये हम लोगों को सिखाया गया जब पहले दिन से हम लोग डेस्क पर पहुंचे कि जब तक अदालत किसी को कन्विक्ट ना कर दे आप उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आप आरोपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एलिजेडली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक्यूज्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टीवी एंकर की कुर्सी पर बैठकर अगर आप लोगों को अपराधी घोषित करना शुरू कर देंगे और उनको ड्रगिस्ट, नशेड़ी साबित करना कर देंगे, और अगर आप कहेंगे कि आप तो स्कम है, तो उस व्यक्ति को तकलीफ होगी और वो व्यक्ति अदालत के अंदर जाएगा। यहां सवाल ये नहीं है कि पत्रकारिता को या टीवी एंकर्स को या टीवी चैनल्स को ये सवाल
खड़े करने का अधिकार नहीं, बिल्कुल खड़े करने का अधिकार है। और मीडिया अगर सवाल नहीं खड़े करेगा तो कौन खड़े करेगा? लेकिन आप उसी भाषा को संयत भाषा में कह सकते हैं, और आप आरोपी शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी कह सकते, आप ये भी कह सकते थे कि भाई ये एक वीडियो आया करण जौहर के घर पे और इस वीडियो में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बजाय इसके अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे करण जौहर तो ड्रगिस्ट है, ड्रग पेडलर है, या शाहरुख खान ऐसा है, या रिया चक्रवर्ती ऐसी है, तब मुझे लगता है कि मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघता है। और उसके बाद आप पिछले 4-5 दिनों का देख लीजिए, हाई कोर्ट में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जहां के तमाम पुलिस कमिश्नर्स ने मुकदमे दर्ज किए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट मुकदमा दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है हमारे मित्र अर्नब गोस्वामी के संदर्भ में कि आपको पैरेलल मीडिया ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। हम लोगों ने भी पत्रकारिता की, कम से कम 2014 तक तो मैं मीडिया में टीवी चैनल्स में जब पहले दिन से जब एंकरिंग होती तो मैं पहले दिन से एंकरिंग करने वालों में से था। कभी किसी ने यह सवाल नहीं खड़ा किया कि या हमको लेकर अदालत में नहीं गए कि भाई आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। मुकदमे होते हैं पत्रकारों के ऊपर, ऐसा नहीं है, मुकदमे होते हैं एंकरों के ऊपर, मुकदमे होते हैं विनोद मेहता जैसे बड़े पत्रकारों के ऊपर होते हैं, गिरिलाल जज जैसे बड़े पत्रकारों के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर आप यह मानने लगेंगे कि हमें किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है, तो मुझे लगता है वो गलत है और उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए, और फिर आपको उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आशुतोष ने जो अपनी बात रखी, इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हर्षवर्धन, क्या मीडिया अपनी हद को लांघ गया? और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, या जिस तरीके से बिल्कुल आप खुलेआम ये कहने लगे कि नहीं ये अपराधी ही है बिना जांच के, और आप ये तय करने लगे चैनल पे बैठ के, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और कुछ समय में मीडिया के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ी है। हर्षवर्धन। नीरज जी, मुझे लगता है कि जब हम लोग ये चर्चा करने बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना कि अर्नब गोस्वामी चीखते चिल्लाते हुए पत्रकारिता करते हैं, मर्यादा लक्ष्मण रेखा सब लांघ दी गई, और बड़े बड़े संपादकों के नाम भी संपादकों को भी याद आते हैं, पत्रकारों को भी याद आते हैं। तो देश के एक बहुत बड़े संपादक हैं, उनका नाम मैं लेता हूं, और उनका नाम है शेखर गुप्ता, और वो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हुआ करते थे। पहले पन्ने पर फुल पेज एक खबर छपी थी, और वो खबर ये थी कि भारत के लोकतंत्र को खतरा हो गया है और रायसीना हिल्स पर सेनाएं चढ़ाई करने जा रही हैं। पाकिस्तान बनाने की कोशिश हिंदुस्तान को की थी शेखर गुप्ता ने उस रिपोर्ट के जरिए। आज तक शेखर गुप्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शेखर गुप्ता आज भी देश के बहुत बड़े संपादक हैं, और इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत काबिल हैं, और उनका अपना एक आधार रहा होगा। वो ये मानते रहे होंगे कि ये तख्ता पलट होने वाला है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और ऐसी ढेर सारी खबरें हैं। जब अरुण शौरी संपादक हुआ करते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ रिपोर्ट जो की थी, और जो भी मामले मीडिया में आए और जिसमें बाद में मीडिया की कैंपेन के बाद अपराधियों को पकड़ा गया, जो आरोपी से अपराधी तक का, यानी जो दोष सिद्ध होने तक का सफर तय हुआ, उसमें बहुतायत मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि आज टीवी ज्यादा चीखने लगा है, बहुत चिल्लाने लगा है, ड्रामा बहुत हो गया है। तो ड्रामा तो टीवी में हमेशा था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम ये किनके कहने पे ये बात कर रहे हैं। जो ये 34+4 38 प्रोड्यूसर और एसोसिएशन मिला के बॉलीवुड के गए हैं, जिन्होंने इस देश के पूरे इतिहास को, पूरी विरासत को शर्मनाक तरीके से चित्रित किया, जिन्होंने इस देश के हर समाज के हर हिस्से को बदबूदार तरीके से दिखाया, जिन्होंने इस देश की गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया को भी ऐसे दिखाया जैसे उसमें गंदगी बढ़ रही हो, जिन्होंने जाति सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जो हमेशा समाज को बेहतर करने के मुद्दों पर डरते रहे फिल्म बनाने में, टीवी सीरियल बनाने में, जिन लोगों ने सास बहू के चरित्र तक को नहीं छोड़ा, घर घर में झगड़े की बुनियाद रखती, ये लोग पहुंचे हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के। अच्छा, टाइम्स नाउ और रिपब्लिक ये बड़ी खराब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये बताएंगे कि कैसे किसी का चरित्र चित्रण हो रहा है, जबकि हर दूसरे चौथे ऐसी खबरें आती हैं कि देश में जितने अपराध, नशे, रेप पार्टी, ड्रग पार्टी, उस सब की शुरुआत उसी मायानगरी, उसी बॉलीवुड से हुई होती है।
आज तक ये लोग एक साथ मिलकर इस बुराई के साथ या किसी बुराई के साथ एक साथ खड़े होते हुए नहीं दिखे। या सरकारों के चरणों में रहे या कॉकस बनाकर सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग किनारे हो गए। और मैं फिर कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, लेकिन क्या मैं ये यही मानूंगा, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या होनी चाहिए? क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं होता, लेकिन गैग ऑर्डर कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप गैग ऑर्डर होगा, हर फिल्म के खिलाफ फिर लोग जाएंगे और जैसे कहा जाता था, कोई फिल्म आई, पद्मावती आई, कोई भी फिल्म आया और उस फिल्म के खिलाफ जब लोग सड़कों पर जाते हैं तो कहा जाता है ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम देखेंगे कि उसमें क्या अच्छा बुरा है। जाने कितने ऐसे डायलॉग हैं, जाने कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनको सिनेमा घरों में आना ही नहीं चाहिए था। क्या सबके खिलाफ गैग ऑर्डर लगेगा? हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे? इस तरह का व्यवहार होगा? इस तरह से लोकतंत्र चलेगा? जी, शहजाद पूनावाला, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा क्या फिल्म वालों के लिए अलग होना चाहिए, मीडिया के लिए अलग है? क्योंकि जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो बड़े ही वो चूंकि रिकॉर्डेड होती है तो उसमें आप जैसा चाहे वैसा उसको कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक चीख चिल्ला के अपने एक एजेंडे को, अपने एक इश्यू को सामने रखती है। उसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उतना ही आप इस्तेमाल करते हैं जितना ये दो चैनल कर रहे हैं। ये लॉजिक दिया जा रहा है, सहमत है आप इससे? बिल्कुल नीरज जी, मैं पहले तो हर्षवर्धन जी ने जो बातें रखी है उससे पूरी तरह से सहमत हूं और कुछ उदाहरण भी दूंगा उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए। माफी से कहना चाहता हूं, फोन लाइन आज बड़ी खराब है तो मुझे बीच में कोई टोके नहीं, मैं 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ये एक पुरानी कहावत है, मैं करूं तो चमत्कार, दूसरे करे तो गुनहगार। ये बॉलीवुड जिसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या कंटेंट बनाया है, इन्होंने तमाम नेताओं को अपराधी बनाया है, पुलिस वालों को करप्ट प्रस्तुत किया है, ये लोग करे तो क्रिएटिव लाइसेंस। और मीडिया अगर सवाल उठाए, मतलब केवल साक्षात्कार ना करे, प्रायोजित साक्षात्कार करे तो बॉलीवुड को बड़ा पसंद है मीडिया, पर अगर ये लोग सवाल उठाए और वो भी तथ्यों के आधार पर, तो इनके पेट में इतना दर्द होता है। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं और मैं आपको मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट बताता हूं। नाविका और राहुल शिवशंकर के हर एक शो में, आशुतोष जी यहां पर बैठे हैं, मैं हर एक शो में रहता हूं उनके एज अ पैनलिस्ट, और मैं खुद मीडिया का एक हिस्सा रहा हूं क्योंकि मेरा जो किरदार है, मैं एक शो एंकर भी करता हूं, हालांकि मैं उसको प्लग या प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैं उस तरीके से बोल रहा हूं। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राहुल और नाविका ने कौन से भी ऐसे शो में ये नहीं कहा होगा कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, और अगर कहा होगा तो मैं भी उनके साथ जो भी उनको सजा मिलेगी लेने के लिए तैयार हूं। उन्होंने हमेशा यह बोली है बात कि हां, बॉलीवुड में ये सब कल्चर है और बॉलीवुड के बड़े लोगों को आकर इस पर एक स्टैंड रखना चाहिए, जो कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है, उतना ही जितना कि बॉलीवुड की अभिव्यक्ति का आजादी का हिस्सा है कि वो तमाम नेताओं को करप्ट दिखाए, तमाम पुलिस वालों को लेट पहुंचने वाला दिखाए। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना ही क्रोध है, बॉलीवुड पर निशाना साधा गया, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये आप स्क्रीनशॉट जूम करेंगे कैमरा पर्सन, या मैं पढ़कर सुनाता हूं। ड्रग्स का जाल, दीपिका मांगे माल, ठीक है, उड़ता बॉलीवुड, बॉलीवुड की स्नॉट स्टोरी, ठीक है, बॉलीवुड की थाली में ड्रग्स का छेद कर दिया। ये तमाम हैशटैग और ये तमाम लाइनें, ये तमाम टीज लाइन, प्रोमो लाइन, कमिंग अप लाइन, ये लाइंस उस चैनल की है जो आज बैठकर दूसरों को उपदेश दे रहा है। मतलब 100 चूहे खाकर राहुल कंवल हज को चले, उनके चैनल पर इस तरीके की लाइंस इस्तेमाल की गई हैं। मेरे पास बहुत मटेरियल है। नहीं चलेगी ड्रग्स वाली हीरोपंती, बॉलीवुड के गटर में सब गंदा है, ये उनकी लाइन से मैं पढ़कर सुना रहा हूं, ये देख भी सकते हैं। तो मतलब आप किसको, मतलब ये तो ये हो गया ना कि शैतान अब कुरान का पाठ पढ़ा रहा है। इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर बॉलीवुड को इतना ही बुरा लगा है तो केवल टाइम्स नाउ और रिपब्लिक क्यों, बाकी लोगों ने जो गालियां बकी है बॉलीवुड के खिलाफ, ये जो मैंने लाइनें सुनाई है, उसके खिलाफ इनका आक्रोश कहां चला गया? इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए पेटिशन की गई है, और इससे पहले भी कुछ पूर्व अधिकारियों से इन्होंने पेटिशन करा, और इनके पेटिशन में पता है क्या लिखा है? इनके पेटिशन में लिखा है, चलो आपको डेफेमेशन करना है जरूर कीजिए, राहुल, नाविका, प्रदीप, अर्नब के खिलाफ डेफेमेशन कीजिए। इन्होंने लिखा है कि इनको इंजंक्शन दिया जाए, कि इंजंक्शन हो कि ये आगे की रिपोर्टिंग भी अपने हिसाब, जो बॉलीवुड तय करेगा उसके हिसाब से करे। अरे भाई, ये ऐसा कैसा हो सकता है? इसका चिलिंग इफेक्ट होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। और माफ कीजिएगा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली लॉबी है, जो दिन रात कहती है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, उनमें आज एक सेक्युलर सन्नाटा छा गया है।
तो यह प्रस्तुत करता है कि यह एक अवसरवादी और दोहरे मापदंड वाली पिटीशन है और इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। इसका मकसद केवल और केवल इतना है कि या तो आप हमारा पीआर करो, और अगर आप टफ सवाल हमसे पूछोगे, और चैट्स में कई लोगों के नाम आए हैं, एनसीबी ने कई लोगों को बुलाया, तो क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? आप क्या सवालों से ऊपर है? बॉलीवुड क्या सवालों से ऊपर है? जब नेता से और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा सकता है, जब बॉलीवुड के लोग प्रधानमंत्री को हिटलर बोल सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड के बड़े कलाकारों पर सवाल क्यों नहीं उठा सकता? पब्लिक पर्सनैलिटी है, मेरा पूछने का अधिकार पूरा बनता है। जी अनिल शर्मा जी, आप फिल्म उद्योग से हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं। जब उसी टाइम्स ग्रुप के अखबार के, जिसको बॉम्बे टाइम्स कहते हैं, जब उसमें कुत्ते बिल्ली के बर्थडे की फोटोज, कौन कहां पार्टी मना रहा उसके फोटोज, फिल्म के प्रमोशन के फोटोज और घूमने फिरने के, ये सब छपते हैं, तब आपको नहीं लगता कि ये किस टाइप की जर्नलिज्म हो रही है? तब आपको अच्छा लगता है फिल्म इंडस्ट्री को? वो राजकुमार कह गए ना कि जो शीशे घरों में रहते हो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते। अभी जो बातें गिना रहे हैं वो सबके ऊपर लागू होता है, तमाम चैनलों के ऊपर भी जो नंबर 1 का दावा करते हैं कि आपने क्या किया है और अब क्या किया है। मूल सवाल यह है कि 2 चैनल्स 4 एंकर्स को टारगेट कर रहा है बॉलीवुड और अपनी कमियां नहीं देख रहा है, ये स्थिति है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि बेमतलब पिछले 3-4 कई महीनों से तमाशा चल रहा है। कुछ दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी। उस घटना को बहुत सारे चैनलों ने स्पेशली कुछ चैनलों ने तो विशेषकर जिनके आप नाम भी ले रहे हैं, सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज किया। दुख को बेचने का धंधा किया इन लोगों ने। मैं ये पूरी इंडस्ट्री की पीड़ा है, पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे भारत की पीड़ा है। क्योंकि यही होता रहा कि जो है ही नहीं उसको हम स्थापित कर दें कि ये है और ऐसे हम शब्द बोलते रहे। देखिए, सुबह जब आपके चैनल से मुझे फोन आया, मेरे को पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से रोज फोन आते हैं कि आप चैनल पे आइए, बातचीत करिए। मैं किसी ना किसी तरीके से उसको टाल देता हूं, इसलिए टाल देता हूं कि बेमतलब की लड़ाई झगड़े, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से बहुत कुछ है, लेकिन लड़ाई झगड़े, बदतमीज गालियां, यही सब चल रहा है। तो मैंने आपके बंदे से सुबह पूछा कि भाई साहब मेरे पास समय नहीं है, तो उसने मुझे मालूम है क्या बोला? सर, हमारे चैनल पे पहली बात बता दें, सभ्यता से बात होती है, प्लीज आप आइए, क्योंकि सभ्यता से बात है, बहुत सा कम लोग हैं और कोई चीखेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, आराम से प्यार पे बात होगी। तो ये बात समझ आती है ना, आपके मन में जो भी बात है, जो भी एक्सप्रेशन आपको करना है, तमीज से करो, तहजीब से करो, बात से करो। बात ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि आप कैसे कर रहे हो और मैं कैसे कर रहा हूं। आप बेमतलब लड़ो मत, आप बेमतलब झगड़े मत करो, आप बेमतलब चिल्लाओ मत, आप बेमतलब हम पे स्टैम्प मत लगाओ कि हाँ साहब ये आप हैं, आप ऐसे हैं। पूरी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, सिनेमा को और सबको मिला दे, पूरी इंडस्ट्री ने से कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है अनिल जी के वीडियो में, दोबारा से ट्राई करते हैं इसको ठीक करने की। आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे पास हैं। आशुतोष जी, जो पूरी तस्वीर रखी गई है दोनों साइड की, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मीडिया की भी और आपकी, लेकिन जो चूंकि आप वकील हैं, मुझे कानूनी पहलुओं से बताइए कि जो एक केस रखा गया है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना हो, वर्क और कवरेज स्टाइल चेंज की जाए, कानून की नज़र में ये कितना वैलिडेट करता है? इसका सीधा जवाब देने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा इस पूरे मामले में कि देखिए, पहले तो जो आर्टिकल 19(1)(a) जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ये जो है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और उसी में हालांकि आर्टिकल 19(2) है जो कि रेस्ट्रिक्शंस भी हमें देता है, बताता है कि आज तो 1 सेकंड आपको रोकता हूँ, चूंकि अनिल जी का कनेक्ट हो गया, वो अपनी बात कंप्लीट कर लें, आधी उनकी छूट गई थी। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है, आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम दूसरा ये बात ये कहना चाह रहा था कि प्रश्न ये नहीं है कि आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन राइट है, या फ्रीडम एक्सप्रेशन हर व्यक्ति के लिए राइट है और होना ही चाहिए, ये हमारा कानून है और मुझे उसमें किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन आप लड़ाई करें, आप गालियां दें, वो भी नेशनल चैनल पे, कैसे कैसे लोग, फैमिली बैठी रहती है, बच्चे बैठे रहते हैं, बड़े बैठे रहते हैं, बुजुर्ग बैठे रहते हैं, हम क्या संदेश दे रहे हैं? हम एक दूसरे को किस तरह की भाषा की बात करें? प्रॉब्लम उस भाषा से है। अनिल जी, फिर फ्रीज हो गया। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? दोबारा से पूछता हूं मैं। हेलो
नहीं, चलिए साहब, आशुतोष जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अब आप पूरी कर ही लीजिए अपनी बात जी। हाँ, तो जी मैं वही कह रहा था कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी ऐड कर दिया गया था। तो प्रेस को जो है बहुत सारी आजादी मिली। और अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर देखें तो 1948 में जो है यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने इसमें जो है कुछ राइट्स इंक्लूड किए थे, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के फ्रीडम था टू द प्रेस, ताकि वो जो है जनता के लिए, पब्लिक के लिए उनके ऊपर कोई दबाव ना हो और बिना दबाव का जो उनको ठीक लगे वो जनता के फेवर में वो बता सके। और मुझे लगता है कि प्रेस जो है या मीडिया जो है वो एक बहुत ही पावरफुल हथियार है, और वो जो है आवाज है, जनता की आवाज है। वो जनता की ओपिनियन को सामने रखने का काम करता है मीडिया, और उसी तरीके से उसकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। और जिम्मेदारी का मतलब यह है कि जैसे आज के डेट में देखिए बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, अगर हम देखें, है ना, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे नहीं, मुझे ये बताइए, ये कानून की नजर में आशुतोष ये कितना ठहरता है केस? कानून के सवाल। जी कानून के नजर में, इसीलिए मैं कानून पहले बता रहा हूं। जैसे एक आधा डिसीजन था, देखिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक डिसीजन था, जिसमें कहा गया था कि वन साइडेड इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर नॉन इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से सिटीजन्स को अनइन्फॉर्म्ड रखता है, और यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है। इसलिए मीडिया को सर्टेन फ्रीडम मिलना चाहिए। उसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था, उसमें भी यही कहा गया था कि जो है मीडिया को फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू ऑल जो इंफॉर्मेशन है उससे एक्सेस होना चाहिए, या फिर फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन जो है मीडिया को दिया गया था, और फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन भी जो है मीडिया को दिया गया था। अब इसके अंदर कोई ये नहीं दिया गया था कि ये क्या फॉर्म होगा, क्या स्टाइलिंग होगी, किस तरह से बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, या उसका लहजा क्या होगा, इसके बारे में ये नहीं था। अभी ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है, मैं वकील साहब से, क्योंकि मैंने भी वकालत की है। एक मिनट मैं पूरा कर लूं सर, जल्दी से करिए, दूसरे के पास चलते हैं। तो जो नहीं, वकील साहब मेरा सवाल आप सुनिए ना, आप कहीं और जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपको मेरी रिपोर्टिंग से कोई भी आपत्ति, आप डेफेमेशन कीजिए, पर आपको मैं कौन से सवाल पूछूंगा, इस पर इंजंक्शन लगाने का किसने अधिकार दिया है? वो आपको अधिकार कहां से मिल सकता है सर? आप तो ये अगर ऐसा कदम उठाएंगे, उन्होंने अपना इंजंक्शन ये भी मांगा है गूगल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। अरे भाई, इस पर कैसे इंजंक्शन हो सकता है? और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमको प्रॉब्लम है कुछ तरीके के शब्दों से, कवरेज से, तो आप जाकर डेफेमेशन सूट डालिए ना उन लोगों के खिलाफ। आपके पास वो तरीका ओपन है। पर आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया यही पूछेगा और ऐसे डिबेट कराएगा? अनिल शर्मा जी भी बोल रहे थे, मैं उनको बता रहा हूं कि कैसे फिल्म डायरेक्ट करनी है। शहजाद जी, मुझे ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसी फिल्म डायरेक्ट करनी है। शहजाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रोकता हूं। अनिल शर्मा से मेरा सवाल ये है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अनिल साहब कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, परिवार में बैठ के लोग सुनते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं पसंद है। कभी आपने फिल्में देखी हैं अपनी इंडस्ट्री की बनाई हुई, घर में बैठ के परिवार के साथ? सर, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो या मैं गलत हो, आप बात को नहीं सर, प्लीज। अरे सर, सारा झगड़ा इसी बात का है। सर एक सेकंड, फिल्में बहुत सी अच्छी होती हैं, बहुत सी बुरी भी होती हैं। हाँ। समझिए ना, मैं ये नहीं कहता बहुत सी फिल्में अच्छी होती है, बहुत सी फिल्में बुरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुरी फिल्म अगर मैं बनाता हूं तो बुरी फिल्म को लाइसेंस मिल जाए, या बुरा आप कवरेज करते तो उसको लाइसेंस मिल जाए। सर अनिल जी सुनिए, सवाल सुन लीजिए ना सर। देखिए क्या होता है कि जो हम लोगों का न्यूज मीडिया है और जो क्रिएटिव फिल्म मीडिया फिक्शन, ये दोनों इतने ज्यादा सब्जेक्टिव हैं कि इसमें आप सेल्फ रेगुलेशन ही कर सकते हैं। जैसे सजाद कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि आप कैसे तय करेंगे कि मैं कौन सा सवाल पूछूं जो आपको हर्ट ना हो। मैं अगर पूछ रहा हूं आपसे तो आपको हर्ट हो सकता है। नहीं सर, ऐतराज तो इसी बात का है, ऐतराज तो इसी बात का है। एक सेकंड सर, प्लीज शहजाद भाई को भी मैं कहना चाहता हूं वो बात को समझ ले। हाँ। आप दर्द समझोगे तो उसका इलाज दोगे। सवालों से किसी को ऐतराज नहीं कि आप क्या सवाल करते हो, शब्दों से है ना। चोरूं आप नहीं, शब्दों से भी ऐतराज नहीं है। ऐतराज किस चीज से, वो समझने की कोशिश करें। जो भाषा का आप प्रयोग करते हैं कि आप कह देते हैं कि मैं चोर हूं, आपके पास ये कोई इंडिया टुडे की भाषा पे आपत्ति क्यों नहीं है? आपके पास ये कोई अधिकार नहीं है ये कहने का पूरी इंडस्ट्री। इंडिया टुडे की भाषा से क्यों आपत्ति नहीं? मैंने आपको पढ़कर सुनाया सर, जो भाषा मैंने आपको पढ़कर सुनाई वो उस चैनल की है जो आज लेक्चर दे रहा है।
आपने क्या पढ़ के मैं बता सुनाया, दूं मैं आपको, नहीं फिर सुन से सकता बताता हूं। हूं। देखिए दोबारा please, सुनाइए। ये देखिए स्क्रीनशॉट हाँ। देखिए, बॉलीवुड की गटर हाँ में सब गंदा है। कैमरा पर्सन इसको जूम कीजिए, ये देखिए, इससे आपको आपत्ति नहीं है, टाइम्स नाउ से आपत्ति हो गई आपको, ये दिखाइए नहीं नहीं, इनको। एक सेकंड, एक मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात नहीं, सुन इस लीजिए। पर क्यों नहीं किया आपने पेटिशन? आपकी पेटिशन केवल 4 लोगों पर क्यों है? शहजाद इन भाई पर भी बात करते का ना बतंगड़ पेटिशन। बनाने की, ताकि हमारे शो बन सके। हमारी प्रॉब्लम यही है, यही फिल्म वालों की प्रॉब्लम है कि उनको भी ड्रामा क्रिएट करना है। यही सर, आज आप मीडिया लोगों की भी फिल्में प्रॉब्लम हो देखकर गई ना है कौन कि क्या ड्रामा बनाता है क्रिएट ना, वो करना है। पूरे देश ने देखा है। आपकी फिल्मों नहीं, पे मैं मैंने कोई तो जो कमेंट बनाई नहीं है, कर रहा। मैंने तो आप जो मुझको फिल्म बनाई है बताओ वो कि पूरे ये देश ने बॉलीवुड का देखी और गटर में सराही सब दी है। गंदा है, इससे समझे ना? आपको ठेस महसूस नहीं हुआ नहीं कि नहीं, मैंने तो जो फिल्म बनाई है पूरे देश ने देखी भी है और सराही भी है। और मैं तो मीडिया की ये बात सर, कह देना चाहता हूँ आपकी कि मंडली मैं ने तो जो मीडिया हिंदू को, देवी देवताओं मेरे को तो किस तरीके से एक लज्जित सेकंड, करने के लिए फिल्में बनाई है, एक सेकंड, वो भी हमने देखा है। सर, छोड़ दीजिए वो बात, मुझे बताइए, जो बॉलीवुड को गटर बुला रहा है उस पर आपको दुख नहीं हुआ? नहीं, हमें बिल्कुल दुख है, बिल्कुल दुख है। क्यों नहीं दुख है जो बॉलीवुड को गटर बना रहा है? तरीके से क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? क्योंकि लेकिन आपको जो चार ज्यादा लोगों को बदतमीजी घेरना कर रहा बाकी है, जाए। जो ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, बात उसकी है। एक कम बदतमीजी कर रहा है, ये कौन तय करेगा? मैंने आपको बदतमीजी, इसमें बदतमीजी नहीं दिखी आपको? ड्रग्स की जाल में दीपिका कमाल, बिल्कुल दिखती है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ इसमें बदतमीजी नहीं है। ड्रग्स की जाल में दीपिका कमाल, उड़ता बॉलीवुड। मैं आपको बता, ये हर पल हर आदमी हर क्षण अखबार नहीं देखता, हर पल आदमी न्यूज नहीं देखता, उसको पता भी नहीं है कि इन 3 महीनों में क्या क्या चल। नहीं, आपने केवल 4 को देखा, बाकियों को भूल गए। बॉलीवुड को तो चलेगा। शहजाद दुश्मनी है। शहजाद, रुकिए। मुझे लगता है ये खुद ही मानने की, इसीलिए टीआरपी बहुत बढ़ गई, क्योंकि 4 ही लोगों को देखा सिर्फ। आप आज तक बहुत लड़ चुके हो, अब लड़ना बंद करो। आशुतोष जी, पत्रकार वाले आशुतोष जी बोलो यार, थोड़ा कम लड़ो। आशुतोष जी, कितना लड़ोगे? अनिल जी, रुकिए ना। मूल सवाल पे फिर आते हैं। देखिए, जब ये सवाल आप डीपली जाएंगे आशुतोष जी, तो बात वहीं पे पहुंच जाएगी कि आपका सिलेक्टिविज्म है। मैं भी मानता हूं कि जर्नलिज्म में हमारी अपनी मर्यादाएं होनी चाहिए और मैं पालन करता हूं। आवाज अड्डा पे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने कभी भाषा की मर्यादा को पार नहीं किया। हम ये बार बार शो शुरू होते ही कहते हैं कि निजी टिप्पणी मत करें, एक दूसरे के सम्मान को ख्याल करें। मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाएंगे, किन्हीं 4 लोगों को आप टारगेट करेंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड है उसके पीछे की। पालघर से शुरू हुआ, फिर बॉलीवुड तक पहुंचा, फिर ड्रग्स का केस खुला, तो फिर उसके पीछे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं फिर थोड़ी सी विंडिक्टिविज्म है। आशुतोष जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि अनिल शर्मा जी को आप क्यों जिम्मेदार मानते हैं कि अनिल शर्मा जी सेलेक्टिव? तो आपके पैनल पे आए बेचारे अपना नहीं, अनिल शर्मा, अरे अब आप भी वही बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी नहीं, अनिल शर्मा जी उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अनिल शर्मा जी पर्सनली थोड़ी नहीं जी, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, 2-3 चीजें हैं, और मैं भी इस बात को, जो शहजाद की ये बात है, मैं शहजाद की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आपको जिस तरीके से कवरेज पिछले दिनों टीवी चैनल्स पर हुई है, उसमें अगर इक्का दुक्का टीवी चैनल्स को अगर आप छोड़ दें, तो वो कवरेज, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो शर्मनाक है। और ये मैं उस नाते कह रहा हूं क्योंकि मैंने पत्रकारिता की और मुझे मालूम है पत्रकारिता क्या होती है, और मैंने एंकरिंग भी की है, और छोटी मोटी एंकरिंग नहीं की। जब इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अपने घुटनों पे चलते थे, तब मैंने एंकरिंग की। और आज हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिसको अक्रॉस द टेबल, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सबको अपने टेबल बैठा के मैंने एंकरिंग की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा गलत थी। उस भाषा को ना आपको प्रश्न देना चाहिए, ना मुझे देना चाहिए, ना शहजाद को देना चाहिए, ना अनिल शर्मा को देना चाहिए। यह सवाल आज मीडिया इंडस्ट्री से पूछा जा रहा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने बात की, मुझे हर्षवर्धन जी की बात को सुनकर थोड़ी सी तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए हुई कि आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आपने ऐसा कर दिया जैसे सबसे ज्यादा गंदगी का कारण ये। आज अगर किसी डिप्लोमेट से अगर आप बात करेंगे, जो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को देखता है, वो गर्व के साथ आपसे कहेगा कि किस तरीके से बॉलीवुड ने एक सॉफ्ट पावर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तरफ लोग देखते हैं और उनकी संस्कृति को सराहने की कोशिश करते हैं। मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसी फिल्में बनी जो निहायत ही घटिया फिल्में थी, लेकिन उस फिल्मों को भारत की फिल्म इंडस्ट्री के जो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड है वो पास करता है। हमारी दिक्कत सेंसर बोर्ड से होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्में क्यों पास करता है जब तो वहां पे तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये मान ले कि नहीं, टीवी इंडस्ट्री ने पिछले 2.5 साल में 2.5 महीने बहुत अच्छी कवरेज की है,
तो फिर बहस नहीं हो सकती, फिर बहस नहीं होगी, क्योंकि आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में हर कोने पे ये इस बात को सवाल किया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान का मीडिया इस तरीके से क्यों हो गया है। पहले इसी हिंदुस्तान की मीडिया की तारीफ होती थी, ये सवाल तो हमको अंदर से पूछना आशुतोष पड़ेगा जी, ना, क्यों आशुतोष ऐसा हो रहा? जी, मैं आपसे सहमत हूं। फिर तो मतलब ये अर्नब गोस्वामी या नविका कुमार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो इंडस्ट्री को देख रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, दर्शकों से पूछ लिया जाना चाहिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ फिल्म सेंसर बोर्ड से पूछेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं सब कुछ करूंगा, आप लोग तय करिएगा। तो लोग तय कर रहे हैं, उनकी टीआरपी आ रही है, आप वहां तक नहीं छोड़ सकते ना, वहां तक नहीं छोड़ सकते। मैं जवाब दे दूं आप वाजपेयी जी, मैं आपको जवाब दे, हाँ वाजपेयी जी मैं आपको जवाब दे देता हूं। और चूंकि आप बहुत, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कम से कम इस बारे में बातचीत कर, अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें, पहली बात, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत काबिल फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, बहुत काबिल लोग हैं, सत्यजीत रे जैसे लोग हैं, और वहां पे ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर, और हिंदुस्तान की फिल्मों को सराहा जाता, भारत का मान दुनिया में बढ़ता है। लेकिन सेंसर बोर्ड भी है, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, उनकी भी जिम्मेदारी, सेंसर बोर्ड की भी जिम्मेदारी। अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर अनअकाउंटेबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो सेंसर बोर्ड को नकेल खींचनी चाहिए। अगर टीवी इंडस्ट्री अगर वो अंकुश छोड़ देता है, तो यहां पे पिछले दिनों जो मतलब क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन थी, वो क्यों चुपचाप बैठा हुआ था? प्रेस काउंसिल क्यों बैठी हुई थी चुपचाप? नहीं, इन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? मैं तो ये कह रहा हूं, आशुतोष जी, मैं ये कह रहा हूं हर्षवर्धन, और इसीलिए बनी, मैं तो यही सवाल ही कह रहा हूं कि अगर अपनी मर्यादा आप खुद नहीं तय करें, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव इश्यूज है, फिक्शनल स्टोरी पे आप काम कर रहे हैं या आप न्यूज पे गैदर कर रहे हैं, तो क्या हम स्लांट देंगे? हो सकता है मेरा संपादक भी ना समझ पाया, मैंने इतने हल्के से उसमें स्लांट दे दिया। ये बहुत ही बारीक चीज है, जिस मर्यादा को हर पत्रकार को, हर संपादक को और न्यूज रूम में काम करने वाले हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन, सवाल ये उठता है, जब भी आशुतोष जी ने कहा ना कि आप उनको आप जवाब दीजिए कि जिन बात पर उनको आपत्ति है, मुझे इस बात पे थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा कि ये जो सॉफ्ट पावर के नाम पे उनको एक शील्ड दी जाती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो धंधा कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको बेचते हैं, 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं, वो कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे समाज के उत्थान में, आई डोंट एग्री। हाँ, लैंग्वेज पे हो सकता है कि हिंदी बढ़ाने में थोड़ा मदद मिल गई हो, वो भी कैसे हिंदी मिली पता नहीं मुझे, लेकिन ये सॉफ्ट पावर के नाम पे उनको शील्ड मत दीजिए। हर्षवर्धन। नहीं नीरज जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब हम कह रहे हैं कि सॉफ्ट पावर के तौर पर बॉलीवुड बहुत मदद करता है भारत की, तो मैं सचमुच ये जानना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से जानना चाहता हूँ कि फिल्म तो आमिर खान की भी चीन में बहुत चली, तो क्या हुआ? चीन ने कुछ हमारे सॉफ्ट पावर से कुछ डर गया क्या? हमारी फिल्में तो दुनिया के हर हिस्से में देखी जाती थी, तो क्या हुआ? भारत की ताकत उसकी वजह से बढ़ी क्या? दरअसल हम जब चीजों को, अलग अलग चीजों को मिक्स करके और उसको महान बनाने की कोशिश करते हैं, अब जैसे एक फिल्म है आर्टिकल 15, मुझे जहां तक ध्यान में आ रही, जब पूरे उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली लागू ही नहीं हुई थी, तब उनको वहां कमिश्नर दिख जाता है, और ऐसे ऐसे संदर्भ उठाकर फिल्म में डाल दिए जाते हैं जिस पर बहस की जाए तो वो कहीं से उत्तर प्रदेश की वो पृष्ठभूमि लगती ही नहीं है। लेकिन चूंकि उसको बनाने वाले लोग, वो पूरी की पूरी जो जमात है, जो गिरोह है, कॉकस है, नेटवर्क है, वो ये तय करके बैठा है कि इसको कैसे दिखाना है, कैसे जाति विभाजन दिखाना है, कैसे सांप्रदायिक विभाजन दिखाना है, किसको कब अच्छा दिखा देना है। और जिस मीडिया को हम आज कह रहे हैं कि सब कुछ इस अंदाज में करता है कि जज बन गया, क्या अन्ना आंदोलन के समय जज नहीं बना था क्या? आशुतोष जी जिस पार्टी में चले गए थे, आम आदमी पार्टी में, उसको सत्ता नहीं दिला दी क्या? क्या ये 2G के समय में जज नहीं बना था क्या मीडिया? क्या निर्भया के समय में जज नहीं बना था क्या मीडिया? क्या जेसिका लाल के समय में जज नहीं बना था क्या मीडिया? और भाषा को लेकर जब हम कहते हैं कि किसी की भाषा ठीक नहीं है, निश्चित तौर पर यहां किसी को कोई ऐतराज नहीं है, हम सब लोग पत्रकारिता करते हुए आए हैं, वही कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो कि अगर कोई भाषा, कोई ग्रामर, कोई एक तय हो, लेकिन सवाल यह है कि हम तो दुनिया भर के धतकर्म करते हुए, और जब हम इंडस्ट्री से आउट हो गए या टीआरपी की रेस में आउट हो गए, तो हमने कहा कि देखो वो क्या कर रहा है। जी, मैं महत्वपूर्ण सवाल पे लाना चाहता हूँ, जब तक बहुत हम वो काम करते शहजाद, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे लाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो एल्युमिनियम वाली थाली में गिरते रहे तब तक ठीक है। हमारे 10 कमियां हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मीडियम 10 कमियां हो सकती हैं, लेकिन जितने बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे वो निर्भया कांड का प्रेशर बनाना हो, चाहे केजरीवाल जी की सरकार बनी है इसी दम पे, कोल घोटाला टाइम्स ऑफ इंडिया ने खोला है, किसी को इंकार है क्या इससे? तब किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। तो बहुत बार जब ये केसेस उठते हैं, बड़ी चीजें सामने आती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हजारों केस खोले हैं घोटाले, जिसकी वजह से पूरी यूपीए सरकार गिर गई। एक और जोड़ लीजिए तो उसमें जी
एक जोड़ लीजिए, बस 30 सेकंड, एक जोड़ लीजिए, बहुत मौजू है, समय से अभी ध्यान में आएगा सबके। हाँ। शाहीन बाग में मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, आज उसके शब्दों को छोड़ दीजिए, उसके डिग्री को छोड़ दीजिए, नहीं, उसके शाहीन बाग चीखने छोड़िए ना चिल्लाने को छोड़ हर्षवर्धन। दीजिए। शाहीन बाग में selective मैं ये पत्रकारों जानना की चाहता entry हूं और कि नहीं, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने वही कहा कि जो वहां तमाशा हुआ वो गलत था। शाहीन, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो रामलीला मैदान में परमानेंट ओबी 24 घंटे खड़ी रहती थी, वो वहां से हटती नहीं थी। तो बहुत बार मीडिया ने अपने शायद दायरे को पार किया, लेकिन उसके परिणाम सामने आपको दिखे, तो इसलिए वन साइडेड नहीं। मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि मीडिया को अपनी भाषा और सब पे संयम रखना चाहिए, लेकिन टारगेट नहीं होना चाहिए। शहजाद, आप छोटे में अपना जवाब रखिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना। ब्रेक से लौट के आके मैं ये भी सवाल उठाने वाला हूं कि क्या इस टीआरपी की रेस में या एक अर्णब गोस्वामी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, ये भी एक जलन का कारण है, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है? ये ब्रेक के बाद पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा जवाब दे लीजिए जो आप देना चाहते हैं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ज्यादातर चैनल एनबीएसए और बाकी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है उनके आदेश पर काम भी करते हैं। जैसे कि एनबीएसए ने इसी चैनल जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था उस पर 1 लाख का फाइन लगाया है, क्योंकि उन्होंने सुशांत के मामले में एक झूठा कुछ प्रचारित किया था। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि जिन लोगों पे एनबीएसए का फाइन लगा उनको तो आपने पिटीशन में लिया नहीं। और पता है उस पिटीशन में एक और मजेदार बात क्या लिखी गई है, मुझे अभी बताया गया है, जो आप और मैं, मेरे जैसे आशुतोष जैसे पैनलिस्ट है, उनके कमेंट्स को भी जोड़ा गया है और उसके लिए चैनल को जिम्मेदार रखा गया है। अब मुझे नीरज जी बताइए कि मैं आपके शो पर कुछ बोल रहा हूं, मुझे आशुतोष जी काउंटर कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई लाइव शो में मैं क्या कमेंट कर रहा हूं? आई मीन बॉलीवुड की तरफ से ये जो पिटीशन दिया गया है, इसमें केवल और केवल एक चीज नजर आ रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारी पूरी, आपके ऊपर हम ये सारी चीजें लगाएंगे और सिलेक्टिवली टारगेट करेंगे। इसका कोई मकसद, इसका ये मकसद नहीं है कि हमारी डेफमेशन हुई है, इसका मकसद ये है कि एक मैसेज 3-4 लोगों को भेजा जाए कि आपसे हमको बदला लेना है, माफ कीजिएगा। और आपकी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है कि भाई पैनलिस्ट कुछ कह रहा है, आप उसको कंडेम कर सकते हैं, डिस्क्लेमर दे सकते हैं, उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है सर? लाइव टीवी का फॉर्मेट है जी, पर उसको आधार बनाकर छोटा सा एक ब्रेक लेना शहजाद। ब्रेक से लौट के आके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और जो बात मैंने टीआरपी वाली रखी, क्योंकि वो भी एक बड़ा इशू से जुड़ा हुआ है कि क्या ये टीआरपी की रेस भी इसके लिए एक जिम्मेदार है? क्या ये भी ईर्ष्या का कारण हो सकता है कि वो बहुत बड़े बन गए 18 महीने या 2 साल के अंदर? तो नहीं पच रहा है हमें कि मैं 20 साल से नंबर 1 था, अचानक कैसे हो गया, फिर उसमें टीआरपी में घोटाला निकल गया। तमाम बातें हैं जिस पे बात करेंगे। और अनिल जी, आपके लिए भी है कि एक जो नया फॉर्मेट डिजिटल निकल के आया है, जो ओटीटी सीरीज के तौर पे, जरा सोचिएगा वहां क्या परोसा जा रहा है स्वतंत्रता, अभिव्यक्तता और क्रिएटिविटी के नाम पे। ब्रेक के बाद इस पे ही बात करेंगे थोड़ी सी। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है मीडिया के ऊपर। हम अपने ऊपर खुद चर्चा कर रहे हैं कि जो तमाम तरीके के आरोप लगे, और खासतौर पे 2 चैनल्स के खिलाफ और उनके 4 संपादकों और एंकरों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ, उसी बातचीत हो रही है। फटाफट चलते, समय कम है। आशुतोष जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या जो टीआरपी का खेल हाल में सामने निकल के आया है, ये भी एक बड़ा कारण है, एक बड़ी राइवलरी भी हो सकती है, स्वाभाविक गुण है, मानवीय गुण है, हो सकता है ये? टीआरपी की राइवलरी तो होती, इसमें कोई दो राय नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तमाम सीमाओं को लांघ लें। ये कोई पहली बार टीआरपी की राइवलरी नहीं हो रही, ये तो 2002 और 2003 के बाद से शुरू हुई है, और उसकी वजह से काफी कुछ गंदगी हुई, और हम सब लोग उसके हिस्सेदार, और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से सारी लक्ष्मण रेखा को लांघ लीजिए। आशुतोष जी, अगर आप ध्यान से याद करें तो उसी रिपब्लिक को देख करके वो नंबर 1 चैनल ने अपनी पूरी दिल्ली टीम भेज दी थी बॉम्बे में कवर करने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि 20 साल की बादशाहत के बावजूद आप उसको फॉलो करने लगे थे। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि टीआरपी का खेल कितना, किस हद तक था। मैं तो टीआरपी खेल पे जा रहा हूं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई वाजपेयी जी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सारे टीवी चैनल्स में या तो मेरे साथ के लोग हैं या मेरे बाद के लोग हैं, सब मेरे। नहीं, अरे मेरे भी साथी हैं भाई, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो अपनी बात हो रही है तो आप ये ना कहें कि कोई बात हुई नहीं। चलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं सर। टीआरपी का खेल है, एफआईआर दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, इसमें क्या व्यक्तिगत बचा है? नहीं, मैंने कहा एफआईआर में नाम है, तो इसमें क्या व्यक्तिगत बचा? मैंने कहा कि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा।
शहजाद भाई, मैं कह रहा हूं कि संक्षेप में। मैं अब टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको टिप्पणी करना, आप टिप्पणी कर लीजिए उस पर। शहजाद भाई संक्षेप में, संक्षेप में टिप्पणी करता हूं, बिना इंडिविजुअलाइज संक्षेप में, करे बिल्कुल हुए। संक्षेप में। जीसस क्राइस्ट बोल गए थे, हाँ, जीसस क्राइस्ट बोल गए थे नीरज जी कि ही हु हैज नॉट सिन्ड शुड कास्ट द फर्स्ट स्टोन, मतलब कि जिसने गुनाह नहीं किया है वो उंगली बताए, वो पत्थर मारे दूसरों पर यहां पर तो ऐसे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये पेटिशन बहाना है, टीआरपी की ईर्ष्या निकालना है, और पालघर से लेकर दूसरे मामलों पे जिस तरीके की रिपोर्टिंग हुई है, लॉबी को उसका बदला निकालना है, इसीलिए 4 लोगों को टारगेट किया और जिन्होंने और भी घोर अपराध किए हैं उनको छोड़ दिया। अनिल शर्मा जी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने अभी की, मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत बार आरोप लगता है, और वो आरोप इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरीके की फिल्में बनती हैं, क्रिएटिविटी के नाम पे जो लिबर्टी ले ली जाती है, मैंने ओटीटी का नाम लिया था, इस पे एक अलग से बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है 2 घंटे की, कि उसमें जो कंटेंट दिया जा रहा है, उस पर डिबेट करिए एक दिन आप। जो कंटेंट उसमें दिया जा रहा है सर, जो उसमें लैंग्वेज परोसी जा रही है, जो उसमें आप क्रिएटिव्स दे रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं दायरे में आने चाहिए ना सर। अब उसका रेगुलेटर नहीं है तो चल रहा है सब। देखिए, मैं इस बात से आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बातें क्रिएटिविटी के नाम पर वहां कही जा रही है कुछ चैनलों में, कुछ सीरियल्स में, कुछ ओटीटी के कुछ शोज में, वो वाकई बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। मैं खुद उसको नहीं एग्री करता हूँ, और मैं तो खुद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई तलवार टंगे और कोई ना कोई सेंसर की बात आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो कर सकते हैं, ऐसा कानून है हमारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस जिम्मेदारी को निभाने वाले लोग बहुत कम हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से आज सब बोलेंगे कि भाई हम सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किसी भी तरह की फिल्में, किसी भी तरह की कुछ भी हम परोस रहे हैं उस पर, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप एक जिम्मेदार, जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप करते हैं और आपकी वो बातें दुनिया तक पहुंचती है, तो आप दुनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। उस वक्त आपको ऐसी ही बातें कहनी चाहिए जिससे कि दुनिया का कुछ भला हो। आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जिससे दुनिया का विनाश हो, या दुनिया में बच्चे और बूढ़े और जो भी परिवार है वो बुरे रास्ते पर चले। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और मैं बिल्कुल इसमें आपके संग हूँ। बिल्कुल इसके लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, और फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पर जो हम बेमतलब की बातें करते हैं, वो चाहे मीडिया हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, परफेक्ट अखबार सर, हो, मैं चाहे कुछ भी रोकूंगा हो, आपको यहाँ उसको पे। कंट्रोल जिस दिन करना मैं भी ओटीटी चाहिए। पे शो करूंगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगा उस पे, आप अपनी बात रखिएगा। प्लीज बुलाइए बहुत संक्षेप में छोटे छोटे जवाब आशुतोष जी जो वकील साहब उनसे, और हर्षवर्धन आपसे। आशुतोष जी पहले आप छोटे में रख दीजिए, पूरा मामला समअप की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये मानता हूं, मीडिया पर्सन हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि दोनों पक्षों को संयम रखने की जरूरत है, चूंकि ये सब्जेक्टिव है, इस पर रेगुलेटर नहीं बन सकता। रेगुलेटर बन जाएगा, क्या खबर चलेगी क्या नहीं चलेगी, तो फिर वही बात आ जाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आशुतोष जी कहेंगे देखो इमरजेंसी लगा दी। वैसे ही जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अगर सेंसर बोर्ड ये तय करने लगे कि यार ये वाला आपने एक चुंबन का सीन दिखा दिया, अब ये फिल्म नहीं जा सकती, तो फिर सब सड़क पे आ जाएंगे, अवार्ड वापस करने लगेंगे। केबल रेगुलेशन एक्ट है ना, केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट है 1995 का, उसके तहत उन्होंने फाइल किया है कि इसमें एक सर्टेन कोड जो है मेंटेन होना चाहिए, इस हिसाब से वो फाइल किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है मीडिया को स्पेसिफिकली, उसके बारे में फिर क्या होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही थिन लाइन है कि कितना अलाउड होना चाहिए, मीडिया कितना बोल सकता है, और फिर जो है जो आर्टिकल 19(2) में क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जैसे अभी आपके पैनल पे बताया डिफामेशन के बारे में, तो देखिए डिफामेशन भी जो है उसमें भी एक्सेप्शन है। हर एक चीज को हम डिफामेशन लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर कुछ पास कर रहा है, अगर आप मीडिया उसको दिखा रही है, या कोई एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, मीडिया अगर उस एफआईआर के बारे में बता रही है, या कोई पब्लिक फोरम के या पब्लिक पॉलिसी के फेवर में बता रही है, या पब्लिक के इंटरेस्ट में बता रही है कोई चीज को, तो उसको डिफामेशन में नहीं माना जा सकता। हाँ, ये जैसे कि हाँ एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज यूज होना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक इंफॉर्मेशन, एक पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मीडिया। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस्ड होना चाहिए दोनों तरफ। संक्षेप में बिल्कुल, बहुत कम समय है। नहीं, बस मैं एक ही बात कहूंगा कि जब
मीडिया यानी खास करके टीवी की हम बात करें तो उसका एक चरित्र है, उसका एक एग्रेसिवनेस है। अच्छा हो कि उसमें भाषा की मर्यादा हो, लेकिन यही टीवी जब अन्ना आंदोलन कवर करता है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उसी तीखे स्वर में बोलता है, और जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में नशे के कनेक्शन सामने आते हैं तो नशेड़ियों, ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ भी उसी तरह से बात करता है। ये बात हमें समझनी होगी। जी चलिए, शो खत्म करूंगा मैं, समय मेरा खत्म हो रहा है। अंत में मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता हूं, चूंकि ये शो हमने अपने ऊपर किया है, मीडिया के ऊपर किया है, टेलीविजन मीडिया के ऊपर खास तौर पे, तो मैं पालन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी लोगों को भी करना चाहिए। भाषा की मर्यादा, एक दूसरे का सम्मान। अगर आप डिबेट शो कर रहे हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं तो आपको यह ख्याल जरूर रहना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि आप पत्रकारिता एक उद्बोधन भी है, आप समाज को शिक्षा भी देते हैं, आप मास टीचर हैं। प्रोफेसर तो सिर्फ कॉलेज में 40 लड़कों को पढ़ाता है, लेकिन आपका पूरा अखबार या चैनल लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी भाषा में, अपने संवाद में, अपने इंटेंट में जरूर संयम और सम्यक रखें। लेकिन वही एक्सपेक्टेशंस फिर फिल्म इंडस्ट्री से भी होता है कि आप जो हमें कंटेंट के तौर पे परोस रहे हैं, जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत या क्रिएटिविटी के तहत आप कर रहे हैं, वहां पे भी आप सेल्फ रेगुलेशन लगाएं। सेल्फ दायरा होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि शायद, चूंकि हम अपनी ज्यादा गारंटी ले सकते हैं, दूसरों की नहीं, तो मीडिया जो है एक संयमित व्यवहार हमेशा रखेगा। आवाज अड्डा में इसका हम बहुत तगड़े से पालन करते हैं। यहां हर व्यक्ति का लगातार सम्मान होता है और भाषा की मर्यादा का खास ध्यान रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।